नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन, हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज थोड़ा सा दबाव के साथ है। दबाव फ्रंटलाइन इंडेक्स में तो नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स अच्छी खासी बिकवाली में है। बिकवाली इस इंटेंसिटी की है कि हर एक शेयर की तेजी के सामने 3 शेयर जो कि दबाव के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सेंसेक्स करीब फ्लैट, निफ्टी फ्लैट, निफ्टी बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव, मिड कैप इंडेक्स करीब आधा % नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स में रफली 1% के आसपास की बिकवाली देखने को मिल रही है। 650 शेयर तेजी में और करीब 1800 साढ़े 1800 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। आज 3 लिस्टिंग हुई, इसमें लोटस डेवलपर 26% ऊपर, एनएसडीएल 14% ऊपर, एमबीईएल करीब 5% ऊपर। आज चलने वालों में पीएसयू बैंक सबसे ऊपर है, करीब 1% की बढ़त यहां पर है। निफ्टी बैंक करीब फ्लैट टू पॉजिटिव है। फार्मा इंडेक्स 1.5% नीचे है, आईटी 1.5% नीचे है, रियल्टी 1.5% नीचे है। तो ट्रंप साहब के बयानों के बाद फार्मा और आईटी में आज फिर से एक बारी प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। एफआईएस की बिकवाली थी बीते सत्र में करीब 22 करोड़ रुपए के आसपास की, डीआईजी खरीदारी थी 3800 करोड़ रुपए के आसपास की। और इन सब आंकड़ों के बीच में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जैन साहब मौजूद हैं वाराणसी से। जैन साहब नमस्कार। मतलब बड़े गुलाबी सब कुछ दिख रहा है। पहले तो बताओ आप क्या हालचाल आपके, और दूसरा कैसे देख रहे हो मार्केट को? सर नमस्कार। क्या हालचाल जैन साहब? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मार्केट लग रहा है क्या बहुत बढ़िया? मैं कह रहा था सर, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। एक दिन देर हो गई, कल तो व्हाट्सएप पे मतलब विश कर ही दिया था। हाँ नहीं, मैं उम्मीद कर रहा था कि आप कुछ भेजने वाले हो। गिफ्ट नहीं, गिफ्ट के अलावा, गिफ्ट तो चलो आ ही रहा है, मुझे पता चल ही गया वो तो, लेकिन गिफ्ट के अलावा कुछ उम्मीद थी, कोई बिल विल आने वाला था, लेकिन वो आया नहीं, हम इंतजार ही करते रह गए। एनीवेज बहुत नहीं बहुत नहीं, बिल शुक्रिया जैन साहब पहले तो। बिल हाँ जैन बिल्कुल साहब। आएगा सर, बिल आएगा। अरे मैं तो इंतजार ही कर रहा हूँ सर, आप भेजो तो सही। आप खुद भी आ जाओ बिल लेके, मैं तो और ये भी चाहूंगा उल्टा। एनीवेज तो जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपके विशेष के लिए, आपके हमेशा से सहयोग साथ देने के लिए, और आपके गुड विशेष के लिए जो कि आप हमेशा देते भी आए हो, उसके लिए। दूसरा कैसा लग रहा है जैन साहब मार्केट आज? क्योंकि इंडेक्स तो फ्लैट है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा देख रहे हैं आज हम। सर इंडेक्स एकदम फ्लैट है। बैंक निफ्टी इनसाइड बार बनाई हुई है। मेरे को एक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद सुबह के प्रेशर में हम 55 149 टेस्ट कर लेंगे। अगर वो टेस्ट हो जाता तो फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाता कि अब यहाँ से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएगी। अब नहीं टेस्ट हुआ है तो प्रोबेबली या तो आज क्लोजिंग में टेस्ट करेंगे या कल सुबह सुबह हम टेस्ट करेंगे। बट दोनों केस में अगर आखिरी 1 घंटे में 149 को अगर हम लो स्वीप करते हैं तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी। आज नहीं होता है तो कल वीकली एक्सपायरी है, उसमें अगर 55 149 का लेवल स्वीप होता है नीचे से तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। बैंक निफ्टी की बात इसलिए पहले कर रहा हूं क्योंकि जो भी होना है वो बैंक निफ्टी की वजह से ही होना है। आईटी पिटे पड़ा है, उसको काउंटर करने के लिए ऑटो इंडेक्स संभाल रहा है, कुछ हद तक फार्मा संभाल रहा है, तो उनका टग ऑफ वॉर में कहीं नहीं जा रहा है, एक ऊपर एक नीचे खींच के बराबर पे रखे हुए है। तो जो होना है वो बैंक निफ्टी से होना है। और 55 149 इज मेजर लिक्विडिटी लेवल। इसके नीचे एक छोटा सा बेयर ट्रैप बन जाए तो शॉर्ट कवरिंग बहुत तेजी से ट्रिगर होगी। और निफ्टी पे जो मेजर सपोर्ट है वो थोड़ा सा नीचे है, 24,473 पे है। अगर उस जोन में आती है निफ्टी, वहां पे रिजेक्शन बनता है तो मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बड़ी शॉर्ट कवरिंग की तरफ मैं देख रहा हूं। बस जैसे ही एविडेंस मिले, लेवल्स क्लियर हो, सेटअप फॉर्म हो, मैं बाइंग करना स्टार्ट कर दूंगा। रीजन अगेन वही है कि एफआईआई की पोजीशन एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में। लास्ट टाइम भी हम बॉटम नहीं पकड़े थे, नियर बॉटम पकड़े थे, तो इस बार भी हम बॉटम नहीं पकड़ पाएंगे, बट नियर बॉटम हम खड़े हैं। जैसे ही ट्रैप बन के रिवर्सल बनेगा हम बाई देना स्टार्ट कर देंगे। एफआईआई की पोजीशन लगभग 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला लीजिए तो 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट करीब शॉर्ट है। और केवल अगर फ्यूचर्स पे देखेंगे तो करीब 1,70,000 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। एग्जैक्ट डेटा सुबह देखा था, अभी याद नहीं आ रहा, तो सॉफ्टवेयर लोड नहीं हो रहा है। 2 मिनट लोड होता है तो वापस क्लियर कर दूंगा। दैट बीइंग सेड, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन के भी नीचे हैं एफआईआई की शॉर्ट पोजीशन। तो जैसे ही मेजर सपोर्ट पे कोई रिजेक्शन बार बनी, बड़ी तेजी से शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो यहाँ पे ज्यादा शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मत खोजिए। वीवैप के ऊपर अगर मार्केट, जैसे निफ्टी आई गई है, बैंक निफ्टी भी टिकी रही है, अगर वीवैप के ऊपर टिके रहते हैं और आज का हाई निकलता है
तो एक प्राइमरी इंडिकेशन शॉर्ट कवरिंग का बन जाएगा। तो मैं दोनों चीज देख रहा हूँ, या तो हाई क्रॉस हो तो शॉर्ट कवरिंग, या फिर 55 149 का लो स्वीप हो तो शॉर्ट कवरिंग। तो मैं यहाँ से तेजी ही देख रहा हूँ, मैं मंदी नहीं देख रहा हूँ। जैन साहब, कहीं ऐसा आपने नोटिस किया है क्या कि आज आज स्टॉक स्पेसिफिक डैमेज कहीं ज्यादा दिख रहा है इंडेक्स में? मतलब आज जो मिड कैप स्मॉल कैप है उनमें बिकवाली की इंटेंसिटी कहीं ज्यादा बढ़ी है? सर वीकर स्टॉक्स में अगेन हमने डिस्कस भी किया था कि 60,000 के पास सिनेक्स मिड कैप खड़ा हुआ है। इस जोन में दो चीज होती है, स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स कंसोलिडेट करना स्टार्ट करते हैं, या हल्के फुल्के ब्रेकआउट देके थोड़ा सा उसके ऊपर कंसोलिडेट करना स्टार्ट करते हैं। बट वीकर स्टॉक्स एकदम तेजी से और बहुत तेजी से पिटना स्टार्ट करते हैं। तो वही चीज हो रही है, जो वीकर कैटेगरी के स्टॉक्स थे मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप में, उनकी जबरदस्त पिटाई हो रही है, और ये चलती रहेगी जब तक 60,000 के ऊपर सिनेक्स मिड कैप ब्रेकआउट देके क्लोज ना कर दे। बट आपको फोकस करना है स्ट्रॉन्गर काउंटर्स पे, कि 24-25 दिन में निफ्टी 4.5%, 1200 पॉइंट गिरी है। इस पूरी गिरावट में जिन स्टॉक्स ने 10 12 15% से ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न दिया है, वो सारे रिलेटिव स्ट्रेंथ जनरेट करने वाले काउंटर हैं। इनकी पूरी वॉच लिस्ट बना लीजिए। जैसे ही ये शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, इन स्टॉक्स पे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स हैं, इनमें अगर आप ब्रेकआउट प्ले करेंगे तो फटाफट 3 से 5 दिन में वो 8 से 12% 15% वाली मूव आपको बहुत जल्दी से मिलेगी। तो ये समय है वॉच लिस्ट रेडी रखने का। ओके, चलिए अब जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज कहां से खरीदारी है, कहां से बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है। इंडेक्स में आज जो थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली उसमें एशियन पेंट्स, ट्रेंट, टाइटन, एचडीएफसी लाइफ, घरेलू कंजम्पशन स्टोरी के चारों नाम जो कि तेजी में दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद बिकवाली वाली साइड पे अगेन आईटी और फार्मा, विप्रो, इंडसइंड बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, हीरो मोटोकॉर्प जहां पे प्रेशर है। इसके अलावा मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज वारी एनर्जी में खरीदारी है, बीएससी में खरीदारी है, सोलर इंडस्ट्रीज तेजी में है और यूनियन बैंक में खरीदारी है। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज बिकवाली देखने को मिल रही है बीएचईएल में, भारतीय हेक्सा में, कंटेनर कॉर्प में और कोफोर्ज में, जहां पर बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है। स्मॉल कैप के बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज सबसे ऊपर नाम है गॉडफ्रे फिलिप्स का। नंबर्स आया, री रेट हो गया स्टॉक, लगातार 2 दिन से तेजी। आईटीआई में खरीदारी, आईआईएफएल में खरीदारी, एनसीसी में खरीदारी, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। बिकवाली वाले कुछ और नामों की बात की जाए जहां प्रेशर है तो उसमें आज बिकवाली देखने को मिल रही है रेडिंगटन में, लगातार तेजी के बाद अब प्रेशर में है। रिलायंस पावर एक और लोअर सर्किट, श्याम मेटालिक्स और केन्सटेक यहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। जैन साहब, 2 नाम देखिए, एक तो कंजम्पशन स्टोरी के ऊपर एशियन पेंट्स, इस पे आप कुछ जल्दी नहीं पड़ गए थे, प्रीएम्प्ट नहीं कर दिया था आपने तेजी को? और दूसरा टाइटन, क्योंकि आपने एशियन में तेजी बोली तो थी लेकिन तब बोली थी जब बाजार ने रियलाइज नहीं की थी, आई थोड़ी देर बाद। सो टाइटन और एशियन पेंट कैसे देख रहे हो आप इन्हें? सर आप एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। टाइटन तो हमने बिल्कुल सही समय पे पकड़ लिया था जब बॉक्स लो फेल कर रहा था 3,000 के आसपास। तो वहां से 3,000 से 3700 रुपए आ गया, और थोड़ा सा समय खींच के ऑल टाइम हाई भी बना देगा, और बल्कि ऑल टाइम हाई के ऊपर 42-4300 तक का एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। तो जैसा हमने टाइटन में सोचा था एग्जैक्टली वैसा ही चल रहा है। 3,000 से 3700 आया, पुल बैक लेके 3372 तक नीचे आया, वापस से अप मूव दे रहा है। इस बार में 3850 का ऑल टाइम हाई निकाल के 4200 तक निकल जाएगा। एशियन पेंट आपने एकदम सही कहा, थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर लिया। उसमें भी मेरी गलती ये हो गई कि मैं क्रूड पे ज्यादा भरोसा कर लिया, नंबर्स पे कम भरोसा किया। वो नंबर्स आने के बाद चलना स्टार्ट किया, क्योंकि क्रूड में एकदम से गिरावट $52 तक आ गई थी। मेरे को लग रहा था कि इसी क्वार्टर के रिजल्ट में एकदम से इनको बॉटम लाइन पे प्रॉफिट मिल जाएगा, बट वो एक क्वार्टर आगे खिसक गया, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा स्लो चला है। बट जो पहला टारगेट था हमारा 2468, वो कंप्लीट हो गया है, आज उसके ऊपर निकल रहा है 2570। ये एक मेजर लेवल है, यहाँ पे एक बार जाके अटकेगा। शॉर्ट टर्म प्लेयर्स वहां पे चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसको 3-4 महीने का समय दीजिए। 2732 रुपए मिल जाएगा, और अगर इसको 1.5 साल का समय दे देते हैं तो जो ऑल टाइम हाई है करीब करीब 3480 रुपए के आसपास का, वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये बॉक्स लो से बॉक्स हाई वाले जो लार्ज कैप हम प्ले करते हैं, उसी कड़ी में हमने M&M प्ले किया, टाइटन प्ले किया, L&T प्ले किया था, और ऐसे बहुत सारे स्टॉक प्ले किए थे। उसमें से एशियन पेंट भी बॉक्स लो के पास से चलना स्टार्ट किया है, तो लॉजिकली 1-1.5 साल समय दे दीजिए, 3480 ऑल टाइम हाई आराम से मिल जाएगा। तो एशियन पेंट्स डे हाई पर कामकाज करता हुआ करीब करीब 2500 के ऊपर अब ये पहुंच चुका है। 2100 या 2150 के शायद वो जोन थे, नहीं 2300 के जोन थे ना शायद, जैन साहब? हाँ सर, 2300 की जोन से हमने स्टार्ट किया था बताना, उसके बाद थोड़ा सा नीचे गया था।
मतलब जो पहला स्टॉप लॉस हमने दिया था वो कटा भी था, थोड़ा सा नीचे जाके 2116 तक का लो भी बना था, तो हम थोड़ा सा अर्ली कॉल कर लिए थे इस पे। चलिए, खैर ये तो बाजार है सर, कभी कोई टाइम नहीं कर सकता, ये तो बात ही अपनी जगह है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और जरा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी जैन साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो माध्यम आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अलग अलग माध्यमों से। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9311121874, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप money9query@tv9.com पर हमारे साथ ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वहां पर भी सवाल पूछ सकते हैं। प्लस आप मेंबरशिप के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यानी कि इकोनॉमी, स्टैंडर्ड, वीआईपी मेंबरशिप प्लान्स हैं, इनको भी अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं और इसके हिसाब से भी डायरेक्ट जैन साहब से बातचीत कर सकते हैं। पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो है दीप महेश्वरी साहब का। इनका सवाल है पारादीप फॉस्फेट को लेकर, ये मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए इसे एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं। क्या करा जाए जैन साहब? सर शॉर्ट टर्म के जितने टारगेट थे हमारे पारादीप फॉस्फेट में कंप्लीट हुए हैं, एक आखिरी रह गया है 240 तक का। जो लास्ट हमने बाय दिया है 240 तक का रह गया, 240 पे स्टॉक एक्सटेंडेड हो जाएगा। यहाँ से लंबा या तो करेक्शन लेगा नीचे 190 180 की जोन तक, या फिर लंबा बेस बिल्ड करना स्टार्ट करेगा। तो प्राइमरी मूव एक बार की कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। मेरे को याद है पारादीप 177 ऑड लेवल से मैंने बाई देना स्टार्ट किया था मनी नाइन पे, 240 का डिस्कशन था जो ऑलमोस्ट आ चुका है। अब मैं यहाँ पे अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट करना चाहिए। ओके, एक नवीन फ्लोरीन भी इनके पास है, उसमें क्या करना चाहिए? क्या एक्यूमुलेशन करना चाहिए यहाँ पे? नवीन फ्लोरीन, सर लास्ट वीक की कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्मेशन हुई है और रिजल्ट का बहुत नेगेटिव रिएक्शन आया है, तो मैं कुछ समय वेट करने के मूड में हूँ। हालांकि स्ट्रक्चर में कोई ब्रेकडाउन नहीं है, बट अगर ये काउंटर 4700 तोड़ता है तो फिर स्ट्रक्चर पे ब्रेकडाउन आएगा। तो रिजल्ट जिस हिसाब से आया है, कम से कम 2 से 3 महीना इस काउंटर को समय चाहिए पूरी तरीके से अपने आप को वापस से गैदर करने के लिए। तो अगले 2-3 महीने वॉलेटाइल प्राइस एक्शन रहेगा, ट्रेड करना बहुत मुश्किल रहेगा, तो एक बार के लिए अवॉइड कर देना चाहिए। ओके, जीत गुर्जर साहब, पहले तो आपके प्रशंसक हैं और आपको मिड कैप स्मॉल कैप का किंग मानते हैं। एम्बर एंटरप्राइजेज इन्होंने खरीद रखा है करीब करीब 8,000 रुपए के दाम पे और बॉश ले रखा है 40,800 रुपए के दाम पे। दोनों अपने पीक के आसपास ही लिया है, क्या करना चाहिए इन दोनों में? बॉश, सर बॉश लिमिटेड में क्या हो गया, नेट चल रहा है खुला। बॉश लिमिटेड में सर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और बड़े स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट ऑलमोस्ट फेल होने वाला है, बट एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए 37,000 तक। 37,000 अगर टूटा तो फिर ये स्टॉक खराब हो जाएगा। 37,000 के नीचे बिल्कुल भी इस पर लॉन्ग नहीं रहना है, वहां से लंबी डाउनसाइड खुल सकती है। तो एक बार के लिए 37,000 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए और वो टूटता है तो निकल जाइए। जब तक 37,000 प्रोटेक्टेड है एक बार लॉन्ग रह सकते हैं। और दूसरा एम्बर एम्बर, जी, दूसरा एम्बर एंटरप्राइजेज 6,000 सॉरी 8,100 के रेजिस्टेंस के पास से आज सेकेंड डे पुल बैक है, प्रोबेबली 7200 तक पुल बैक कर सकता है। जब तक 7200 7150 7200 लेवल प्रोटेक्टेड है, आई बिलीव कि हैंडल कंप्लीट करके वापस 8100 का ब्रेकआउट देके 9-9,500 रुपए तक जा सकता है। पिछले 4-5 क्वार्टर से रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं और ये फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट, मतलब ये चौथी बार इन्होंने रिजल्ट दिया है और स्टॉक एक रेंज में है और चारों क्वार्टर में रिजल्ट मतलब ईपीएस और सेल्स ग्रोथ अच्छी थी। तो मे बी ये पूरा कंसोलिडेशन कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की कगार पे है। 7,150 नहीं टूटा तो कंसोलिडेशन कंप्लीट करके 8,100 का ब्रेकआउट देके कम से कम 9,000 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। ओके, तो 9,000 तक ये स्टॉक जा सकता है, तो उसके हिसाब से आप इसमें रणनीति बना के रख सकते हैं। एक और सवाल जो हमारे पास आया है उसमें आपसे सवाल पूछा गया है संदीप सिंह साहब का, ये पूछ रहे हैं कि मनबा फाइनेंस में क्या करें। 140 रुपए के दाम पे खरीदारी की है, कम चर्चित रहता है ये स्टॉक आमतौर पे, अभी इसमें क्या करना चाहिए? मनबा फाइनेंस सर छोटा मार्केट कैप है, 697 700 करोड़ का मार्केट कैप है और 1 लाख का एवरेज वॉल्यूम है। बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, जितना डेटा है उस हिसाब से 160 रुपए ऊपर में और 124 रुपए नीचे में, यही रेंज बन रही है इसमें। तो आपको एक राय मनबा फाइनेंस के जी जी जी, जैन साहब कुछ कह रहे हैं क्या आप?
नहीं नहीं सर, वो मोबाइल में प्ले हो गया था वीडियो। अच्छा, आप वीडियो देख रहे हो बैठे बैठे? नहीं नहीं, ये मोबाइल बज गया था, उसमें कुछ वीडियो। एक तो आईफोन आप लोग दिलवा दिए हैं, अभी तक चलाना मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, करने कुछ जाता हूँ हो कुछ जाता है उसमें। अरे no, ये काम मतलब इधर उधर मत कुछ कर देना, क्योंकि फोन का ना कल मैं अर्थ से अनर्थ अनर्थ होने में बहुत समय लगता नहीं है। हाँ नहीं नहीं, कल हुआ है सर, कल अनर्थ हुआ है। मैं वो व्हाट्सएप पे कुछ लिख के भेज रहा था, मैं कुछ लिख रहा था, ऑटो करेक्ट ने कुछ और लिखवा दिया, और हाँ, वो हो गया वो, मतलब कांड हो गया है वो। वो वाइफ के साथ हुआ है या किसी और के साथ हुआ? नहीं नहीं, वो सब ब्रोकर के साथ हो गया है। चलो चलो, फिर भी इतना डैमेज नहीं हुआ, अभी मैनेज कर सकते हो। काफी अच्छी से मित्रता है, तो बोले सर ये क्या लिख के भेजे हो, फोन किया है। मैं बोला अरे सर वो आईफोन ले लिया है, वो अपने आप वो कुछ करेक्ट कर देता है, मतलब मेरे से हुआ ही नहीं, वो दब गया। बोला वही, बोला आप ऐसे ये सब चीजें लिख के कब से भेजने लगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आया है लक्ष्मी डेंटल के ऊपर। हमारे एक और मेंबर है एबी साहब, उनका मैसेज है 506 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए इसमें? लक्ष्मी डेंटल, लक्ष्मी डेंटल ब्रेकआउट फेल किया सर, 467 का ब्रेकआउट फेल किया है। लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला दूसरा दोनों टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है, दूसरा टारगेट 391 के आसपास है, बट स्टॉक में इनहेरेंट वीकनेस दिख रही है। कोई भी पुल बैक, एक बार पुल बैक आएगा क्योंकि एकदम ओवरसोल्ड हो चुका है, तो 451 तक पुल बैक आएगा, 451 467 की जोन तक पुल बैक दिख रहा है। इस पुल बैक में एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, प्रोबेबली 450 455 के आसपास दोबारा से एक बार सवाल पूछिएगा। तो आपको एक राय लक्ष्मी फाइनेंस को लेकर दी भी गई है। एक बार एक राय देना जरा रिलायंस पावर पर, आपको लग रहा है कॉन्ट्राबेट हो सकता है बाय? सर देखिए, मैं हमेशा से बहुत अपना व्यू क्लियर रखा हूँ कि एडीएजी ग्रुप, जेपी ग्रुप, इस टाइप के ग्रुप में मेरे को काम नहीं करना है। जब इसमें रिलायंस पावर में 48 रुपीज पे ब्रेकआउट आया था और 76 तक गया था, बहुत लोगों ने, अपने सब ब्रोकर्स ने भी और मीडिया पे भी लोगों ने ट्रोल किया कि इतना अच्छा कप एंड हैंडल था, इतना अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट था, आपने क्यों नहीं किया। ना करने की वजह यही थी कि एक खराब न्यूज और इतने लोअर सर्किट मारेगा ना कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। और वही हुआ, लोग जो फंसे 64 रुपीज से, आज जाके एग्जिट का मौका मिल रहा है जब ये स्टॉक खुलना चालू हुआ है, तो 64 से कहा 48। तो मैं एडीएजी पैक जेपी ग्रुप को नहीं छेड़ता हूं। हालांकि जो आप कह रहे हैं कॉन्ट्राबेट, बिल्कुल एक कॉन्ट्राबेट की अपॉर्चुनिटी है, ऊपर में 51.5 52 तक ये कॉन्ट्राबेट आपको मिल सकती है। दैट बीइंग सेड, ना मैंने ब्रेकआउट प्ले किया, ना मैंने ब्रेकडाउन प्ले किया, ना मैं कॉन्ट्रा प्ले कर रहा हूँ। एडीएजी, जेपी ग्रुप और कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक जहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू रहते हैं, मैं बिल्कुल दूर रहता हूं। ओके। निष्ठा श्रीवास्तव जी पूछ रही हैं कि एशियन पेंट्स में क्या करें? 2411 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, अब क्या करना चाहिए इसमें? एशियन पेंट, एशियन पेंट जी। होल्ड करना है सर। एशियन पेंट 2570 पहला टारगेट है शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए। थोड़ा सा मीडियम टर्म प्लेयर है अगर 3 महीने के, तो 2732। 1.5 2 साल के प्लेयर हैं तो ऑल टाइम हाई प्लस सम एक्सटेंशन। इसके अलावा संगीत साहब, ये आज ही मेंबर बने हैं, स्टील एक्सचेंज के ऊपर एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या करना चाहिए इसमें? स्टील एक्सचेंज होल्ड करना चाहिए सर, कल बाई लिया था स्टील एक्सचेंज कल वाले शो में। आज सुबह खुलते ही 9 9.5% आपको रिटर्न मिल भी रहा था। एफडी 1 साल में देती है, इसने एक दिन में दे दिया था। दैट बीइंग सेड, अभी भी 11-20 के ऊपर अगर टिकता है तो ट्रेडर्स वापस लॉन्ग कर सकते हैं। 14 का टारगेट रहेगा, 1476 टू बी प्रिसाइज, बट 14 पकड़िए, 14 का टारगेट रहेगा। और अगर इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए कल 10:30 में मैंने बाई रिकमेंड किया था, आज सुबह 9% 9.5% चला भी था। और अगर इसको थोड़ा सा समय देंगे साल भर का, तो 18 रुपए 40 पैसा आपका टारगेट बनेगा। इसके अलावा कुछ और नामों की अगर बात किया तो एक सवाल आया है अदानी ग्रीन पर, ये ब्रिजेश राय साहब पूछ रहे हैं, इन्होंने खरीदारी की है 992 में, क्या करना चाहिए इसमें? सर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट कोई भी सलाह नहीं है। मैं अपने लिए 1126 और 1447 के टारगेट देख रहा हूं। इसके अलावा मैं कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, इस टाइप की चीजें भी इसमें करता रहता हूं, क्योंकि मेरा लिमिटेड यूनिवर्स है। ओके। तरुण सागर साहब का एक सवाल आया है अदानी टोटाल और इन्फोसिस पे, क्या एवरेज करना चाहिए? अदानी टोटल, अच्छा, एट माय बैड।
एटीजीएल, हाँ एटीजीएल मेजर सपोर्ट और गैप फिल दोनों कर चुका है 603 587 की रेंज में। तो 587 के आसपास अगर मिलता है तो बिल्कुल आप एवरेज कर सकते हैं। बाउंस बैक में आपको पहला टारगेट 622 और 651 का मिल जाएगा, और 651 निकलता है तो वापस अप ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगी। इसके अलावा इन्फोसिस। अगर आप 1.5-2 साल के इन्वेस्टर हैं तो इन्फोसिस अच्छी रेंज में है एक्यूमुलेट करने के लिए। बाकी शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। चलिए, टीवीएस मोटर, शाहजी चौधरी साहब पूछ रहे हैं कि क्या वो बाय कर सकते हैं इसमें? टीवीएस मोटर वन ऑफ दो स्टॉक्स है जिसका बॉक्स लो हमने पकड़ा था 2250 रुपए के आसपास ऑल टाइम हाई के लिए, जो आ चुका है। और ऑल टाइम हाई के ऊपर अब एक्सटेंशन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉक्स लो पकड़ा है तो बॉक्स हाई और प्लस 10-15% का एक्सटेंशन, तो वही 10-15% का एक्सटेंशन आ रहा है। 3200 से 3400 की जोन मिल सकती है। 3200 के आसपास दोबारा सवाल पूछेगा। तो आपको एक राय यहां पर दी गई है टीवीएस मोटर के संदर्भ में। साथ ही साथ पवन कुमार साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया पवन कुमार साहब। आपका सवाल है फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवेनकोर फैक्ट के ऊपर 978 पे खरीदारी की है, क्या करना चाहिए इन्हें? फैक्ट एफएससीटी। जी। फैक्ट सर, कल प्री ब्रेकआउट कैंडल बनी थी, आज थोड़ा सा रिवर्सल आया है, बट रिवर्सल में कोई वॉल्यूम नहीं है। कल ब्रेकआउट पे भी वॉल्यूम नहीं था। दोनों केस में 976 इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। 976 के ऊपर जब ये टिकना स्टार्ट करेगा तब आपको बाइंग करना चाहिए, तब आपके लिए मतलब इसमें अच्छी खासी अपसाइड बन सकती है। फिलहाल तो इसमें कुछ भी होते हुए नहीं दिख रहा है, बट वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। 976 आज कल परसों अगले हफ्ते जब भी निकले, 976 निकलने के बाद इसमें तेजी डेवलप होगी, और इसका जो टारगेट बनेगा वो करीब करीब बनेगा 11, ये हाई है 1112 का टारगेट बनेगा। अंबर सिंघा साहब पूछ रहे हैं क्या अदानी ग्रीन 900 के आसपास मिलेगा, आप क्या मानते हो? सर अगेन अदानी ग्रीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है तो मैं लेवल्स नहीं डिस्कस करूंगा, बट अगर इस काउंटर में एक गैप तो छूटा हुआ है, एक गैप छूटा हुआ है 911 887 911 के आसपास। तो मे बी अगर इसका मूड होगा तो गैप फिल करने जाएगा, नहीं होगा तो इसी रेंज में साइडवेज अपना कंसोलिडेशन कंप्लीट करके 1447 तक जाएगा। अगर ये गैप फिल करने आता भी है तो आई वुड बी ए बायर, नहीं आता है तो मेरे पास तो ऑलरेडी आधी क्वांटिटी पड़ी हुई है। आया गैप फिल करने तो बाकी आधी लूंगा, नहीं आया तो फिर जो है उसी में प्रॉफिट बुक करूंगा। तो आपको लेवल्स बताए गए हैं, लेकिन तो ऑब्वियसली लोग डिस्क्लेमर गैप के देख साथ। के गैप देख के नीचे का वेट कर रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं, टाटा मोटर्स में एक गैप था जो 4.5 साल बाद जाके भरा था, और उसके पहले उसने 200-250% अपसाइड भी दे दी थी, उसके बाद आके गैप फिल किया था। तो वो 200-250% अपसाइड उन लोगों ने मिस कर दी थी जो गैप फिल होने का वेट कर रहे थे, जो ये मान के चलते हैं कि गैप फिल होते ही हैं। हर गैप फिल नहीं होता है। चलिए, अच्छा, अब गैप की बात करें तो माधव मित्तल साहब का एक सवाल आया है। वो पूछ रहे टाटा टेक पर आपने बोला था 690 के नीचे अगर क्लोज किया तो ये 629 तक गैप फिल करने जाएगा। अब इसने 690 जी के नीचे कहीं क्लोज दिया है तो क्या 630 पर एवरेज करें इसको? हाँ बिल्कुल, गैप फिल होने के बाद एवरेज करना चाहिए। पहले गैप फिल हो जाने दीजिए, जब गैप फिल होगा तब कीजिएगा। 629.2 का लेवल नोट कर लीजिए। 790 के नीचे क्लोजिंग आई है तो फिलहाल के लिए जो टारगेट खुला है वो 629.2 का खुला है। उस जोन में आएगा तो एवरेज करेंगे, मैं खुद ही करूंगा, मेरे पास है तो मैं खुद भी एवरेज करूंगा। तो आपको एक राय टाटा टेक के संदर्भ में दी गई है, आप उसको अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ एक सवाल आया है रेडिंगटन इंडिया को लेकर समुराय साहब का। ये 30% टूट चुका है हाई से, लेकिन उससे पहले 70% चल भी चुका है, क्या किया जाए इसमें? तो रेडिंगटन तो इनको पहले भी सलाह दी गई थी मंडे 28 जुलाई को, जब ये 289 के नीचे क्लोज किया था कि आप एग्जिट कर लीजिए। 289 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, सारे जितने लॉन्ग्स नीचे से ब्रेकआउट पे लिए हैं सारे का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 289 है जो ट्रिगर हुआ है। तो अब इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग आना स्टार्ट होगी। पहला टारगेट 250 रहेगा जो पिछले 4 दिन से प्रोटेक्ट कर रहा था, आज फाइनली उसको गिव अप कर रहा है। अगर ये 1-2 दिन में रिक्लेम नहीं करता है तो फिर इसका अगला टारगेट खुल जाएगा समवेयर अराउंड 206 और 173। तो मेरे को स्टॉक एक्सट्रीमली वीक लग रहा है। ओके, तो एक राय आपको यहां पर दी गई है रेडिंगटन के संदर्भ में, और अच्छी खासी तेजी के बाद अभी नीचे आ रहा है, सो उस पार्ट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
एक और सवाल आया है बुधोयन चौधरी साहब का, स्वान एनर्जी पर 222 शेयर हैं 466 रुपए के दाम पे, नजरिया लंबी अवधि का है, क्या करना चाहिए इसमें? लंबी अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल ये आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स करके नीचे आया है। शॉर्ट टर्म के नजरिए से भी इसको 437 प्रोटेक्ट करना चाहिए था, जो नहीं हुआ है, तो अब 412 आते हुए दिख रहा है। 412 से मैं एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 460 तक की। तो बाउंस बैक अगर आपको प्ले करना है तो 412 के अराउंड लेके 460 तक प्ले कर सकते हैं, बट सजेस्टेबल नहीं है, क्योंकि जब इसने ब्रेकआउट फेल किया था 503 पे, उसके बाद से हमने अपने पोर्टफोलियो से हटा दिया था। ओके, तो जो 503 का ब्रेकआउट फेल था वहां से बाहर हो चुका है। कुछ और सवालों में एक सवाल हमारे पास आया टाटा पावर को लेकर, रविंद्र बोरसे साहब का सवाल है। 206 रुपए के दाम पे इनके पास टाटा पावर के शेयर हैं, वो है तो बहुत नीचे ही खरीदारी, लेकिन क्या किया जाए? तो टाटा पावर अपना परसों गैप फिल कर लिया है, छोटा सा गैप था 376 369 का, फिल कर लिया है, लेकिन वहां से पॉजिटिव रिएक्शन नहीं है। तो अगेन मैं टाटा पावर अभी भी वही स्टांस मेंटेन करूंगा कि 410 412 के ऊपर जब सस्टेन करने लगे तब बाइंग कीजिए, ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। उसके नीचे ये कंसोलिडेशन और ये वोलेटिलिटी बनी रहेगी, इसमें उलझने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपके पास है तो एकदम आराम से बने रहिए, कोई खास दिक्कत नहीं है। ये वॉलेटिलिटी और ये कंसोलिडेशन कंप्लीट करने के बाद जब 412 14 के ऊपर निकलेगा तो आराम से 500 रुपए जाएगा। ओके, शक्ति दत्ता शुभांकर साहब का एक सवाल आया है, इंटरेस्टिंग सवाल है, सुनिएगा जैन साहब। ये पूछ रहे हैं, पहले तो आपके प्रशंसक हैं, दूसरा इनका ये कहना है कि जब आप कहते हैं कि कभी कोई लार्ज कैप गिरे 20 से 25% या 30%, तो उसे दोनों हाथों से ग्रैब कर लो, और जब भी कोई मिड कैप स्मॉल कैप इतना ही गिरे तो उसको आप दूर भागो। सो पिरामल फार्मा क्यों आप कह रहे हो एक्यूमुलेट करने के लिए? सर, दो चीज का डिफरेंस है। ये जो हमने बात की थी ये ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से बात की थी कि हमें ट्रेड करना है। इन्वेस्टिंग के प्रोस्पेक्टिव से जब हम मिड कैप स्मॉल कैप शेयर पकड़ते हैं तो वहां पे विलियम ओनील का कॉन्सेप्ट आता है, नीचे से बाइंग फोर्स अच्छी मिली हो और 3 4 क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आए हो। तो आप पीपीएल फार्मा के रिजल्ट देख लीजिए, 5 क्वार्टर में से एक क्वार्टर बस नेगेटिव गया था, वो भी दिसंबर 24 वाला। ईपीएस 17%, 327%, -64, +52, +8, सेल्स राइज 12 17 13 8, और लास्ट क्वार्टर में फ्लैट सेल्स रही है। और मार्जिन इनकी इंप्रूव होती हुई दिखी है, और जिस हिसाब का एक्सपेंशन प्लान इनका बना हुआ है, ये तो ट्रंप वाला लफड़ा बीच में आ गया जो फार्मा पे आ रहा है, तो उसके प्रेशर की वजह से अटका हुआ है। नहीं तो ये स्टॉक अपना बेस बिल्ड कर रहा है। दूसरा, इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन दिख रही है। आप बोल रहे हैं पूरी बाइंग फोर्स, अगर आप नीचे से देखेंगे तो इस स्टॉक में 85 वीक्स में 376% की बाइंग फोर्स थी, तो उसको केवल एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्प्शन खत्म हो चुका था, लेकिन अगर ये ट्रंप वाला लफड़ा नहीं आया होता तो ये अब तक अपना सेक्युलर बुल रन रिज्यूम कर चुका होता। तो ये चीज में डिफरेंस है। और दूसरी चीज, पीपीएल फार्मा बीइंग जिस प्रमोटर ग्रुप का स्टॉक है, पिरामल एंटरप्राइज जब 30% गिरा था तो हम बायर थे उसमें, तो ये प्रमोटर ग्रुप भी इसमें एक चीज शामिल होती है जिसको स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में कहते हैं गुड पेडिग्री स्टॉक, कि आप प्रमोटर किस उसका है, तो ये पैसा देने वाला प्रमोटर है, इस प्रमोटर ने हमेशा पैसा कमा के दिया है। तो इसीलिए मैं पीपीएल फार्मा में इतना इंटरेस्टेड हूँ, और इसीलिए मैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में भी इसलिए इतना इंटरेस्टेड था। आप देखिए वो स्टॉक 50% चला है, इसको भी साथ में चलना था। ट्रंप वाला लफड़ा ना हुआ होता फार्मा वाला, तो ये अब तक तो आराम से कहीं भी 260 270 के आसपास होता। तो एक बात बताओ फिर, इसी तरह उसमें नवकार कॉप देखना, क्या वो भी इसी कैटेगरी में बैठता है? नवकार कॉर्प बिल्कुल बैठा है सर। नवकार कॉर्प में जितना बेस बनना था, आप देखिए 2016 में इसने बाइंग क्लाइमेक्स किया था, आज आ गया कितना 2025, यानी लगभग 8 9 साल निकल चुके हैं। और नीचे से आप बाइंग फोर्स पकड़ो, 22 रुपए से बढ़ के 162 रुपए तक आया था। तो जो 9 साल पहले जिन्होंने लिया था या जो फंसे हुए थे, 9 साल का पेशेंस सबका खत्म हो चुका है, वीक लॉन्ग सारे एलिमिनेट हो चुके हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आज से ये स्टॉक हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में बना हुआ है। पिछले पूरे हफ्ते में अगर आपको बताऊं, 17 जुलाई से इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम क्लियरली इसमें दिख रहा है, इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट दिख रहा है। अगर ये ब्रेकआउट देता है 137 के ऊपर तो हम अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड करेंगे 161 के लिए, और 161 निकल गया तो ऑल टाइम हाई तक के लिए प्ले करेंगे। 9 साल हो गए बाइंग क्लाइमेक्स हुए, 7 8 साल बाद के बाद तो चीजें ठीक सुधरने लगती हैं। इसमें एक बड़ी वजह यह भी है कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जिसकी अभी आप बात कर रहे थे,
उसने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया और उन्होंने इस कंपनी को टर्न अराउंड किया है। सो इस क्वार्टर के नंबर्स के बहुत स्ट्रांगली कम बैक थे। सो उस लिहाज से भी इस पर अदरवाइज फंडामेंटल तौर पर नज़र रखिएगा आप। जितेंद्र जी का एक सवाल आया है DEE डेवलपमेंट इंजीनियर्स को लेकर। इन्होंने 322 रुपये के दाम पे खरीदारी की है, क्या एवरेज करें या एग्जिट कर जाएं? डी डेवलपर, सर डी डेवलपर में 272 रुपए टूटना नहीं चाहिए था। परसों भी टूटा, कल भी टूटा, लेकिन क्लोजिंग मैनेज हो रही थी। आज फाइनली डिसाइसिवली नीचे क्लोज हो रहा है। तो अगर ये 272 के रेट कुछ गलत आ रहा है क्या? डी डेवलपर पूछा है ना सर आपने, ये जी डी ये नहीं, प्लास्टिक के आप ये मत देखिए, ये गलत है। DEE डेवलपमेंट। हाँ डी डबल 272 के नीचे आज डिसाइसिव ऐसा लग रहा है कि क्लोज कर देगा। क्लोजिंग तक वेट कीजिए, अगर 272 के नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर स्टॉक में थोड़ा सा एक 20-25 रुपए का और डाउन मूव बनेगा। और रिजल्ट लास्ट क्वार्टर थोड़े से ठीक आए थे और सामने रिजल्ट वापस से खड़े भी है। 11 अगस्त को रिजल्ट है, तो रिजल्ट अगर थोड़े भी ठीक आते हैं तो स्टॉक बाउंस बैक कर जाएगा। बट फिलहाल 272 के नीचे क्लोज हो रहा है, तो एक 20 रुपए की डाउन साइड की गुंजाइश खुल रही है इसमें। ओके। सयंतन दत्ता साहब का एक सवाल आया है। इनके पास जूनिपर होटल के शेयर हैं 287 रुपए के दाम पे, और ये एक इन्वेस्टर है। फिर भी इनका ये कहना है कि 280 का स्विंग लो इसने तोड़ दिया है, अब क्या करना चाहिए? सर जूनिपर पे अगर आप ध्यान से कमेंट्री मेरी सुने होते तो मैं बार बार ये कह रहा था 280-300 इज अ गुड बाइंग जोन ऑन बुलिश एविडेंस। अभी तक कोई भी बुलिश एविडेंस जूनिपर में नहीं मिला है। आज पहला इंडिकेशन मिलना स्टार्ट हुआ है, वो भी अगर आप देखेंगे तो 12:55 की कैंडल पे एक पहला रिवर्सल स्ट्रक्चर बना है इंट्राडे चार्ट पे। तो आज की क्लोजिंग अगर 282 के ऊपर आती है, हैमर कैंडल की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये पहला बुलिश एविडेंस हो जाएगा। तो आज के लो के स्टॉप लॉस से बाइंग और ऊपर में 330, 340 और 345 का टारगेट खुलेगा। तो बुलिश एविडेंस का वेट कीजिए, ये बाइंग जोन में है। बाइंग जोन में आने का मतलब ये नहीं होता कि आप तुरंत बाई कर लें, क्योंकि अगर एविडेंस नहीं मिला तो वो 2-4 महीने कंसोलिडेशन में भी चला जा सकता है स्टॉक। हमेशा रिएक्शन के बाद ही खरीदा कीजिए। ले चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट बाइंग जोन में 345 तक का टारगेट दिख रहा है। 345 तक का टारगेट दिख सकता है, बट कंडीशंस पे एक बार आप जरूर नजर रखिएगा। इसके अलावा सुमीर साहब का एक सवाल आया। इन्होंने सिंधु ट्रेड पे खरीदारी कर रखी है 32 रुपए के दाम पे, यहां क्या करना चाहिए? तो 3% का स्टॉप लॉस था और मैक्सिमम स्टॉप लॉस 30 रुपए 70 पैसे का था। अगर आपने नहीं काटा तो स्टॉप लॉस काटना सीखिए। 3% का स्टॉप लॉस काट के अगर आपने कैपिटल खाली कर ली होती तो कल जब स्टील एक्सचेंज हमने बाई दिया था और आज सुबह 9.5% आपको रिटर्न मिल रहा था, तो आपका लॉस कवर होके उससे 3 गुना आप प्रॉफिट में खड़े होते। तो अगर ट्रेड ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगाना सीखिए, क्योंकि मेरे स्टॉक 60-65% से ज्यादा सक्सेस रेट मेरा नहीं है। अगर आप छान छान के वो 35% कचरा अपने पोर्टफोलियो में रखे रहेंगे तो आपके पास कैश ही नहीं रहेगा अच्छे शेयर खरीदने के लिए। तो 30 रुपए के नीचे तो आपको एग्जिट कर ही लेना चाहिए था। नहीं किया है तो एक पुल बैक का वेट कीजिए, 28 रुपए तक वहां पे एग्जिट कीजिएगा। जी। प्रिया जसरोतिया जी पूछ रही हैं कि इंडिया ग्लाइकॉल इन्होंने खरीद रखा है, क्या करना चाहिए इसमें? इंडिया ग्लाइकोल आपने खरीद रखा है तो एक बार होल्ड कीजिए। ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म पुल बैक खत्म हुआ है और इस स्टॉक में बाउंस बैक आएगा 1930 रुपए तक। साथ में सामने रिजल्ट खड़ा है 7 अगस्त का और स्प्लिट होने वाला है ये स्टॉक 12 अगस्त को। आपको याद दिला दूं, रिलायंस भी अपना स्प्लिट का जो लिक्विडिटी बढ़ी थी वो झेल नहीं पाया था। बजाज फाइनेंस हमने सेकंड एग्जांपल सामने ही देख लिया कि वो अपना स्प्लिट के बाद जो लिक्विडिटी बढ़ी वो नहीं झेल पाया। तो इस स्टॉक में भी सिमिलर चीज, ये भी कोई अलग नहीं होगा। जनरल वही रूल है कि स्प्लिट बोनस के बाद जब नंबर ऑफ स्टॉक की लिक्विडिटी बढ़ती है तो स्टॉक कुछ समय डाउनवर्ड प्रेशर में रहता है। तो आई वुड सजेस्ट 1930 के आसपास जब भी आए 2-4 दिन 5 दिन में प्री स्प्लिट आप निकल जाइएगा। तो आपको एक राय इंडिया ग्लाइकॉल के संदर्भ में दी गई है। करीब करीब 1-1.5% के आसपास का ड्रॉप यहां पर देखने को मिल रहा है। ABFRL पे ध्रुव साहब पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए, आपकी राय? ABFRL 80 रुपए जाते हुए दिख रहा है सर, जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बन और इसका रिजल्ट है आज ही कल में रिजल्ट है 6 अगस्त, शायद आज ही रिजल्ट है इसका। रिजल्ट अगर अच्छा आया और 80 रुपए के ऊपर निकला तो इसमें बड़ी तेजी 108 रुपए तक की डेवलप होगी। फिलहाल 80 रुपए आते हुए दिख रहा है। रिजल्ट का अगर कोई भी नेगेटिव रिएक्शन आता है तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है।
फिलहाल यहाँ से 80 जाते हुए दिख रहा है, 80 निकला तो 108 रुपए का टारगेट खुलेगा। ओके, 80 खुला निकला तो 108 तक के टारगेट्स यहाँ पे खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा थैंक यू शेख साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, इन्होंने L&T फाइनेंस शेख साहब ने लिया हुआ है 205 रुपये के दाम पे। इसका क्या करना चाहिए इसमें, पहली चीज़। दूसरा, इन्होंने एक आपसे पूछा है शेख साहब ने कि बाइंग क्लाइमेक्स, आप अक्सर ये वर्ड यूज़ करते हो, ये इसका मतलब क्या होता है? तो बाइंग क्लाइमेक्स का मतलब होता है, अगर टेक्निकल भाषा में समझाएं तो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में एकदम वर्टिकल अपमूव विथ हायर वॉल्यूम, ये टेक्निकल भाषा हो गई। आपकी और मेरी समझने वाली आम भाषा में ये है कि इंस्टीट्यूशन ने आपको माल पहना दिया है, अब आप उसकी माला बना के गले में पहने रहिए। वो स्टॉक धीरे धीरे करके पहले 50% गिरेगा, फिर 80% गिरेगा, फिर 7-8 साल उसी तरह नीचे पड़ा रहेगा। तो अभी कोई स्टॉक नवकार कॉर्प हमने जैसे डिस्कस किया, 2016 में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, इंस्टीट्यूशन ने आपके गले में माला पहना दी थी। आज 9 साल बाद भी आप गले में माला पहने हैं और वो ऑल टाइम हाई से अभी भी 50% दूर है। ये है बाइंग क्लाइमेक्स का मतलब। ओके, और इनका सवाल था L&T फाइनेंस पर, यहाँ क्या करें? सर, L&T फाइनेंस से पहले शो के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी वीवैप के ऊपर आके सपोर्ट ले रही है, यहाँ से नया डे हाई बन सकता है। तो वहां से ऑलरेडी 200 पॉइंट चल चुकी है, बैंक निफ्टी नया डे हाई बन चुका है। L&T फाइनेंस पे आ जाए तो 202 के स्विंग लो के नीचे ट्रेड कर रहा है, 196 184 मेजर सपोर्ट जोन है, वहां तक ये टेस्ट करने आ सकता है ऑन द डिप्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को एक्यूमुलेट करना चाहिए, 2-3 साल में ये स्टॉक आपको 500 प्लस के टारगेट देगा। तो 2-3 साल में 500 प्लस के टारगेट देगा, वो 2-3 साल इज इंपॉर्टेंट। लेमन ट्री होटल खरीद रखा है 145 रुपए के दाम पर, यहाँ पे क्या करना चाहिए? सर, मेरी मतलब होटल वाले स्टॉक में दो ही स्टॉक अब मेरी वॉच लिस्ट में रह गए हैं, एक है लेमन ट्री, एक है जूनिपर होटल। इन दोनों में मेरे को बड़ी अपसाइड दिखती है। बाकी आईटीसी होटल, ताज जीवी के होटल, सामी होटल, तीनों में हमने ट्रेडिंग बेट्स दिए थे जिनमें 20% के रिटर्न तीनों में बने हैं, बुक करा चुके हैं। अब केवल दो स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में रह गए हैं होटल से। पहला जूनिपर, अगर बुलिश एविडेंस मिला तो 345 तक के लिए प्ले करेंगे। सेम चीज इज विथ लेमन ट्री, पुल बैक और करेक्शन मोड में है, बेस रीटेस्ट करने आता है 140 133 की जोन में। तो एविडेंस पे मैं बायर रहूंगा, क्योंकि ये स्टॉक मेरे को करीब करीब 200 सवा 200 रुपए जाते हुए दिख रहा है। फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेडर्स के लिए अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ओके, इसके अलावा असगर अंसारी साहब, पहले तो ये काफ़ी निराश है, 9 लाख के पोर्टफोलियो में 2.5 लाख के घाटे में है ये। इनके पास सेल के 500 शेयर हैं 138 रुपये के दाम पर, और ये काफ़ी लंबे अवधि के लिए रख भी सकते हैं, क्या करना चाहिए इसमें? सर, ये सवाल आपने पहले भी पूछा था कि लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं। उस समय सेल चल रहा था मेरे ख्याल से 117-18 रुपए, उसी के आसपास था, और उसी के आसपास 128 रुपए का टाटा स्टील था। तब भी मैंने आपको कहा था कि कन्वर्ट करके टाटा स्टील में चले जाइए। टाटा स्टील कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा, और ये पीएसयू है, बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, ये यहीं का यहीं मिलेगा। तो एग्जैक्टली वही हो रहा है कि बाइंग क्लाइमेक्स के बाद ये वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। टाटा स्टील 128 से 163-64 तक जा चुका है। वापस वो 100 अगर 50-155 की रेंज में कहीं मिल जाए आपको, वहां पे आप ले लेंगे तो वो फिर 225 तक चला जाएगा। ये तब भी आपको 140-145 की रेंज में मिलेगा। तो आपको डिसाइड करना है लॉन्ग टर्म में आपको टाइम वेस्ट करना है, या बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक से हट के जिसमें ग्रोथ है, ग्रोथ स्टॉक में जाके पैसा कमाना है। अगर आपको दिल से ये स्टॉक पसंद है, मोहब्बत है, तो बिल्कुल अपने दिल के करीब रखिए। बट अगर आपका पैसा कमाने का मकसद है, तो बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक से निकल के यहां भी टाटा स्टील में अपने पैसा लगा दिया तो 2 साल बाद स्टील अथॉरिटी यहाँ से 10-20% ऊपर नीचे मिलेगा, टाटा स्टील यहाँ से आपको 60-70-80% ऊपर मिलेगा। ओके, एक सवाल इंदर जी का आया है टाटा मोटर्स को लेकर, 850 रुपए के दाम पे खरीदारी है, क्या करना चाहिए इसमें? टाटा मोटर 608 रुपए मिले तो एवरेज करके बैठिए शांति से, वापस 810 रुपए का प्राइस आपको मिल जाएगा। तो टाटा मोटर्स के लिए साफ सीधी राय, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, हेमंत भारतीय साहब का सवाल है, क्या बाय करना चाहिए? रिलायंस इंडस्ट्री सर 1200 में बाई करना चाहिए था, जहां मैंने बाई किया था 1520 में क्लियर रिजेक्शन सेलिंग दिख रही थी। जहां पे मैंने सेल किया था वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए थी।
अब रिलायंस बेस बना रहा है, जो 4-6 महीने अब यहाँ से बेस बनेगा, उसके बाद रिलायंस में अप ट्रेंड चालू होगा। तो अगले 4-6 महीने तो कंसोलिडेशन में जाएगा, तो बाइंग करने का कोई मतलब बनता नहीं है। हालांकि सपोर्ट जोन पे खड़ा है, बट रिएक्शन पॉजिटिव नहीं है सपोर्ट जोन से। तो पॉजिटिव रिएक्शन का वेट कीजिए, जो मेरे को नहीं लगता 3-4 महीने के पहले बनेगा। तो अगले 6 महीने कंसोलिडेशन में जाएगा, उसके बाद ये अपनी 2000 तक की जर्नी रिज्यूम करेगा।